बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम की जयंती के पूर्व संध्या पर अंबेडकर नामा की यह खास पेशकश। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा का ये जयंती विशेष। कल 15 मार्च है और जयंती से एक दिन पहले मैंने आज दद्दू प्रसाद जी से बात की है और इस श्रृंखला की दूसरे कड़ी में जाने माने लेखक, चिंतक, संपादक, प्रकाशक एच.एल. दुसाद साहब हमारे साथ अंबेडकर नामा में मौजूद है। जब दुसाद साहब जवान रहे होंगे तब कांशीराम भी अपने राजनीति के उफान पर थे और से उनकी राजनीति को, उनकी समझ को, सामाजिक सांस्कृतिक समझ को देखा है। उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, क्या बीएसपी का हुआ है कुछ छुपा नहीं है। दुसाद साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी कांशीराम रहते तो क्या करते। स्वागत है आपका अंबेडकर नामा में। धन्यवाद सर, मुझे अवसर देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जो नियमित दर्शक है उनको जो है कांशीराम साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर कोटि-कोटि बधाई देना चाहता हूँ। सर, आपने कहा कि आज अगर कांशीराम रहते तो क्या करते हो? इसके जवाब में सर मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर भारत भूमि पर कांशीराम जैसी शख्सियत का उदय नहीं हुआ होता, अगर कांशीराम इस देश में नहीं जन्मे हुए होते तो क्या होता? तब सर हजारों साल की दास जातियों में शासक बनने का एस्पिरेशन पैदा नहीं होता। तब आप जैसे लाखों पढ़े लिखे नौकरीशुदा लोगों में सोसाइटी को पे बैक टू द सोसाइटी से की भावना से समृद्ध करने की भावना पैदा नहीं होती। तब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके सर्वे सर्वा ब्राह्मण होते। और आज भारतीय राजनीति में जिस मात्रा में आपको जो है बहुजनों की संख्या दिखाई पड़ती वो कतई नहीं दिखाई पड़ती। तो कांशीराम के जो है भारत भूमि पर भूमिष्ठ होने का, जन्म लेने का तो ये इम्पैक्ट है। कांशीराम साहब अगर आज की तारीख में रहते तो क्या करते सर, ये जानने के पहले हमें देखना है कि जो है उन्होंने विभिन्न मोर्चे पर किस तरीके से भारतीय समाज को प्रभावित किया। इस क्रम में सर मेरा मानना है कि कांशीराम साहब ने प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधि हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसका कोई दूसरा जो है मिसाल ही नहीं दिखाई पड़ती। कोई और व्यक्ति उनके समानांतर नजर आता ही नहीं। आप लोग सर अपने छात्रों को पढ़ाते हैं ग्रामसी की थ्योरी। ग्रामसी ने वर्चस्वता को डिफाइन करते हुए कहा है कि शासक वर्ग जो है अपनी वैचारिक और सांस्कृतिक के माध्यम से जो है लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। इस क्रम में उसने कहा था कि अगर वंचितों को शासकों के डोमिनेंस से मुक्त होना है, शासकों के वर्चस्व को तोड़ना है, तो वंचितों को अपना वैकल्पिक जो है सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया की जो है जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है सर, उसका एक खास ये क्राइटेरिया है जो इटाली के जो विचारक थे, मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्राम्शी ने दिया था। अगर हम ग्राम्शी के उस फार्मूले को भारत भूमि पर देखें सर, तो इस मोर्चे पर कांशीराम ने जो काम किया उसके आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता। कांशीराम ने हजारों साल की दास जातियों में, जैसे मैं बताया कि इसके पहले भी कहा था कि हजारों साल की दास जातियों में शासक बनने का एस्पिरेशन पैदा करने का, महत्वाकांक्षा पैदा करने के क्रम में उन्होंने जो है सांस्कृतिक मोर्चे पर बड़ा काम किया। जो शासकों की जो संस्कृति है, हिंदू धर्म संस्कृति, और भारत में जो है जो बहुजन है उनकी वंचना, उनकी शोषण, उनकी जो तमाम जो समस्याएं हैं उसके मूल में जो हिंदू धर्म संस्कृति है उसको ब्रेक करने का उन्होंने हर मोर्चे पर जो है प्रयास किया। इसका नतीजा क्या होता है कि कांशीराम साहब का आंदोलन जब मैंने देखा है, आपने बोला कि जवानी के दिनों में आप देखे होंगे, 80-90 के डेकेड में सर जो है उनके सांस्कृतिक आंदोलनों का ये इम्पैक्ट होता है कि लोग घरों से
हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकाल करके नदी तालाब में फेंकना शुरू करते हैं। कांसी राम साहब ने शासकों की जो सांस्कृतिक वर्चस्वता है उसे तोड़ने का जो एक प्लान किया था, उसी प्लान का जो है मूर्त रूप, विशाल रूप हमें जो है मायावती जो जी द्वारा खड़े किए गए आपके सांस्कृतिक प्रतीकों में दिखाई पड़ता है। जो अम्बेडकर पार्क के जो उन्होंने बनाया, उसके बाद से विभिन्न कॉलेज जो बनाए हैं, विभिन्न जो है अपने बहुजन नायकों के नाम पर उन्होंने जो पुरस्कार स्थापित किए, ये कांसी राम की उस थ्योरी का जो उस प्लान का अंग था कि शासकों को वर्चस्व को तोड़ने के लिए अपना वैकल्पिक एक वर्चस्व स्थापित करना है। तो उन्होंने सांस्कृतिक मोर्चे पर जो काम किया सर, उसका इम्पैक्ट जो है ये आपका दलित साहित्य पर बहुत गहरा पड़ता है। आज वैचारिकी के लिहाज से जो है दलित साहित्य का दुनिया में कोई शान ही नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आपके चैनल पर कहा था कि दलित साहित्य ने विशेष करके डिवाइनिटी के खिलाफ, ईश्वरवाद के खिलाफ जो जंग छेड़ा है, दुनिया के इतिहास में कोई साहित्य ऐसा नहीं कर पाया। और ऐसा अगर हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है कांसी राम का है। मैं तो मानता हूं कि जो दलित साहित्य आज पूरे विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाया है, उसमें कांसी राम के आंदोलनों का सबसे बड़ा योगदान है। दलित साहित्य में है क्या? दलित साहित्य में ज्योतिबा फूले, ईवी रामास्वामी पेरियार, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, नारायणा गुरु इत्यादि जो परिवर्तनकारी जो महानायक हैं, उनके विचारों का प्रतिबिंबन ही जो है दलित साहित्य है। और दलित साहित्यकार अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उसकी जो है सारा सामान जो है कांसी राम साहब ने मुहैया कराया था। उन्होंने इतिहास में दफन कर दिए गए नायकों को जिस तरीके से सामने लाया, उनके विचारों से जिस तरीके से जन-जन को अवगत कराया, उसी का इम्पैक्ट जो है दलित साहित्य में, और दलित साहित्य जो एक अद्भुत ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। नो डाउट दलित साहित्य के विकास में जो है जो बाबा साहब की जो कर्मभूमि थी महाराष्ट्र में, जो दलित साहित्य का उभार होता है 70 के डेकेड में, उसका भी एक जो है इम्पैक्ट है। वहां से दलित साहित्य को तेवर मिला। लेकिन जो वैचारिकी जो है विशेष करके सांस्कृतिक मोर्चे पर जो है दलित साहित्य में जो चिंतन आया, उसका मेरे ख्याल से मैक्सिमम श्रेय जो है कांसी राम साहब को जाता है। तो कांसी राम साहब ने जो है आपका एक वंचितों के समक्ष एक वैकल्पिक जो है वो सांस्कृतिक बदलाव का उन्होंने एक डिजाइन पेश किया। उसके बाद से हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल फ्रंट पर उन्होंने जो काम किया, उसके फलस्वरूप जो है कोई सोच नहीं सकता था कि जो है कभी इस देश का जो शासक वर्ग है वो राजनीतिक रूप से लाचार होगा। लेकिन बाम शेप के माध्यम से आंदोलन चलाते हुए उन्होंने 1984 में जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, और इस समाज बाम शेप तथा कांसी अपने बीएसपी के माध्यम से उन्होंने जाति चेतना का जो राजनीतिकरण किया, उसके बाद से जो है आपका इस देश का रूलिंग क्लास जो है कम से कम पॉलिटिकली तो जो है राजनीतिक रूप से जो है एक लाचार समूह में तब्दील होने के लिए बाध्य हुआ। इसी का इम्पैक्ट हम देखते हैं कि इस नई सदी के शुरुआत में जो है आप देखेंगे कि ये तमाम जो है ये है सुविधाभोगी वर्ग के नेता है, वो बिहार में लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान के बैनर तले संगठित होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो है वो मायावती और मुलायम सिंह यादव के शरण में जो है अपना भविष्य तलाश करते हैं। तो ये मिरेकल जो हुआ पॉलिटिकल फ्रंट पर जो है ये कांसी राम का है, और ये बहुत ही अपने आप में एक आश्चर्य है। दूसरी बात जो है उन्होंने जो ये किया, अभी पिछली बार ही आपके यहाँ जो चर्चा हुई तो मैंने जो बताया कि उन्होंने जो भागीदारी दर्शन दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी का जो एक विजन दिया, वो वर्ल्ड हिस्ट्री की एक यूनिक घटना है। तमाम दुनिया में आप देखेंगे कि जो जो लोग सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़े, उन्होंने अपने अपने तरफ से जो है अपनी अपनी फिलॉसफी को जो है नारों की शक्ल दिया। नारों की शक्ल में जो है जैसे सत्ता जो है बंदूक की नली से निकलती है, माओ सेतुंग ने किया, कहा दुनिया के मजदूर एक हो, कार्ल मार्क्स इत्यादि ने कहा। तो उसी तरीके से कांसी राम साहब ने जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का जो इम्पैक्ट दिया, वास्तव में जो है डेमोक्रेटिक व्यवस्था में इससे बढ़िया जो है फिलोसफी दी ही ना जा सकती है। तो कांसी राम ने यहाँ ये कमाल कर दिखाया। अब सर जो आज की स्थिति है, ये निश्चय जो है बहुत ही यह है एक तरीके से कहिए, मैं कई बार कह चुका हूँ, लिखा भी हूँ कि मेरे ख्याल से भारत में, आज के भारत में
जो क्रांतिकारी बदलाव का जो हालात यहाँ पर मौजूद है, वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं रहा। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां होती है सर, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं। उन कंडीशंस में ही जो है रिवॉल्यूशन, क्रांतियां जो है संगठित होती रही है। मसलन जो है जिस फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, उसके पीछे जो एक सबब था वो आप इतिहास में अपने छात्रों को पढ़ाते हैं हम। 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति होती है जारशाही के खिलाफ, उसके पृष्ठ में भी जो है समाज में कुछ ऐसे हालात पूंजीभूत हो गए थे, कुछ हालात में जो है वैश्विक क्रांति को पनपना जरूरी था। जहां तक भारत का सवाल है, आज की तारीख में सर जो है भारत में डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, लोकतांत्रिक क्रांति के लायक जो हालात हैं, वो दुनिया के इतिहास में कहीं मौजूद नहीं रहे, कहीं नहीं रहे। न फ्रेंच रेवोल्यूशन में रहे, न बोल्शेविक क्रांति में रहे। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो इतने मने अनुकूल हालात पैदा हुए हैं, इसमें हमारे बीच कांशीराम साहब नहीं है। वो हमें 2006 में ही छोड़ करके चले जाते हैं। उसके पहले वो 2003 से ही जो है राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो चुके थे। अब क्या है सर आज की तारीख में स्थिति, सिचुएशन जो है सर, जो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसे क्रांतिकारी लोकतांत्रिक क्रांति लायक हालात दुनिया में कभी मौजूद नहीं रहे। तो उसका एक कारण है सर, जो क्रांति का साइंस है, रिवॉल्यूशन का जो साइंस है, उसमें एक शब्दावली है सर, वो है आपका रिलेटिव डिप्राइवेशन, सापेक्षिक वंचना। जब समाज में जो है लोगों में ये सवाल पैदा होता है कि हम भी मनुष्य हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, उसके पास इतना है, ये जब से सिचुएशन पैदा हो जाता है सर, यहीं से जो वंचितों में जो है एक आक्रोश पनपता है और वो तमाम चीजों में बदलाव की ओर अग्रसर होते हैं। तो भारत में आज की तारीख में जो ये है सर सापेक्षिक वंचना का सिचुएशन है, वो दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं रहा। दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि साहब कांशीराम के न रहने से इतना जो अनुकूल हालात है, इसका सदव्यवहार कोई नहीं कर पाया। मैं अचंभित हूँ, अभी जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो गया, मुझे बड़ा हैरानी होती है कि ये जो पार्टियां सत्ताधारी दल के खिलाफ लड़ रही थी, मतलब बहुजनवादी पार्टियां, उन्होंने वर्तमान में मौजूद जो सापेक्षिक वंचना है, जो रिलेटिव डिप्राइवेशन है, इसको कहीं से यूटिलाइज करने की कोशिश ही नहीं किया। न अखिलेश यादव ने जो इस हालात को बतलाया, न मायावती जी ने बतलाया। अगर जो है इस हालात को जनता के बीच लिए जाते, बतलाते कि क्या सिचुएशन है, तो स्थिति और होती। क्या है आपका जो सापेक्षिक वंचना की स्थिति? सापेक्षिक वंचना की स्थिति पर जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे सर जो है जितने भी शक्ति के स्रोत है, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, वहां पर जो है मुट्ठी भर लोगों का 80 से 90% कब्जा हो चुका है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं रह गया, बल्कि आज के तारीख मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप पूरी दुनिया में घूम लीजिए, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जो एक परंपरागत सुविधा भोगी तबका है, उसका जो है सोर्सेज ऑफ पावर पर 80 से 90% कब्जा। यदि सर आप नजर घुमा के देखें, ये जो शहरों में जो है ये गगनचुंबी जो तालिकाएं खड़ी हुई है, अपार्टमेंट खड़े हुए हैं, अपार्टमेंटों में जा करके यदि आप पता करेंगे तो आप पाएंगे कि जो है ये जो गगनचुंबी भवन खड़े हैं, इसमें मिनिमम 85 से 90% फ्लैट जो है इस देश के जनजात सुविधा भोगी वर्ग के है। छोटे छोटे कस्बों से लेकर के बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है जो छोटी बड़ी दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स है, इनमें 80 से 90% जो बिजनेस सेंटर दुकानें जो है सुविधाभोगी वर्ग की है। शक्ति के एक स्रोत में आइए, जितने भी एजुकेशन सेंटर है, हायर एजुकेशन, अब हायर एजुकेशन के विषय में सर क्या कहना है, आप तो इससे जुड़े हुए हैं, लगातार संघर्ष करते हैं। हायर एजुकेशन में जो 80 से 90% डोमिनेंस जो है इसी सुविधाभोगी वर्ग का है। शक्ति का एक स्रोत है जो है धार्मिक सेक्टर। धार्मिक सेक्टर के विषय में मैंने कई बार आपके चैनल में कहा कि धर्म भी शक्ति का स्रोत है और शक्ति के स्रोत के रूप में इसकी अहमियत जो है आर्थिक शक्ति से जरा भी कम नहीं है। इस जो है धार्मिक सेक्टर में जो आर्थिक शक्ति की समतुल्य सेक्टर है, यहाँ पर जो है 100% जो कब्जा उनका है। तो आज की तारीख में सर जो ये है आपका जो सापेक्षिक वंचना की स्थिति है, इस स्थिति का जो है सद्व्यवहार करके जो है बहुत आराम से इस देश में शोषितों के पक्ष में जो है सत्ता परिवर्तन किया जा सकता था, लेकिन किसी ने ये नहीं किया। अगर कांशीराम साहब होते तो जरूर जो है
ऐसे हालात को चुपचाप नहीं देखते। तब जो है ये जो 2022 का जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, इसमें जो है सापेक्षिक वंचना जो है सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभर के आया। और इसके आधार पर जो है वो लोगों में आक्रोश पैदा करके मोबिलाइज करके जो है परिवर्तन, सत्ता का परिवर्तन जो है वंचितों के हक में कर लेने का प्रयास करते। क्या करते कांसीराम साहब? ऐसी हालात में कांसीराम साहब जो है वंचितों के बीच जाते और वो कहते कि तुम हमें सत्ता दो और उस सत्ता के द्वारा हम करेंगे क्या कि जितने भी सोर्सेज ऑफ पावर हैं वहां तुम्हारी सबके संख्या अनुपात में बंटवारा करेंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं, मिलिट्री है, पुलिस है, न्यायपालिका है, सप्लाई है, डीलरशिप है, ए टू जेड जितनी भी जो है अर्थोपार्जन की गतिविधियां हैं, सत्ता की संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उन संस्थाओं का बंटवारा जो है उसमें हम अपना जो फिलॉसफी है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी लागू करेंगे। ऐसा यदि करते तो आप देखते कि जो है पॉलिटिकल सिनेरियो देश का बदल जाता। लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हूँ सर कि इतने अनुकूल हालात को जो है जो प्रतिपक्ष है जो बिल्कुल सद्व्यवहार नहीं कर रहा, खामोशी अख्तियार किए हुए सर। तो मेरा यही कहना है सर कि यदि कांसीराम साहब होते और आज की तारीख में जो आपका जो ये है सापेक्षिक वंचना का सिचुएशन है, इसका वो सद्व्यवहार करते और सद्व्यवहार करके जो है एक जो है लोकतांत्रिक क्रांति घटित करने में सफल होते, ऐसा मेरा मानना है सर। सर, जो सोशल इंजीनियरिंग काशीराम जी ने शुरू की थी वो तो अब आरएसएस बीजेपी कर रही है। नहीं, हाँ, भारत में कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। दलित पिछड़ों को टिकट बांटती है लेकिन विचारधारा रहेगा उनका अपना। एमएलए एमपी राष्ट्रपति बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी उनके आइडियोलॉजी पे चलना है। यही है। तो काशीराम जी से बसपा ने ज्यादा सीख लिया और ऐसे बाकी बहुजन वाली पार्टियां ही सब नहीं सीखा कुछ। आपका सर आरोप बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो है कांसीराम साहब को दोषी नहीं करार दिया जा सकता है। दोषी नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। दोषी नहीं, उन्होंने जो फार्मूला दिया भाजपा ने सीख लिया, उन्होंने नर्चर किया। और भी बहुजन वाली पार्टी है, उन्होंने क्या उस चीज को नहीं सीखा, छोड़ दिया? स्वाभाविक है, वो तो जो है वो करेगी ही उपयोगी। जो कांसीराम साहब ने एक हथियार जो सुलभ कराया तो वो करेगी। लेकिन ये जो बहुजनवादी दल है सर, यहाँ समस्या क्या हो जाती है, आपको बताऊं कि वही अगस्त 2003 में जो है कांसीराम जो है शारीरिक कारणों से पॉलिटिकली जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। नई सदी में आज से जो है कितना साल हो गया, 19 साल पहले जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। और उसके बाद से देखिएगा जो है 2004 का लोकसभा चुनाव, इसी नई सदी में पहला जो लोक चुनाव होता है 2004 में संगठित होता है। और 2004 के लोकसभा पर यदि आप ये सिंहावलोकन करेंगे तो पाएंगे यही वो दौर है जहां ये जो कांसीराम के जाति चेतना के कारण जो नेता महाबली बने थे, आपका बिहार में लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान इत्यादि, उत्तर प्रदेश में जो है ये मुलायम सिंह यादव, मायावती इत्यादि की हैसियत जो है इस जगह पहुंच जाती है कि उनकी शरण में जो है सवर्णवादी नेता आते हैं। ये जो हैसियत बनी थी ये 2004 के पहले लोकसभा से ही जो है इनमें एक समस्या पैदा होती है। इनमें जो है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पैदा हो जाती है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप जो है ये तमाम हिसाब किताब लगाने लगते हैं कि जो हमने जाति चेतना का राजनीतिकरण किया है तो वंचित जातियां तो हमारे पक्ष में है ही, थोड़ी सी अगर सवर्णों का यदि ये मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए तो हम पीएम बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं। तो सवर्ण परस्ती के लालच में सर ये इससे दूर चली गई और इसी का फायदा उठा करके जो उनसे एक चूक हुई थी कि जो दलितों में जो कुछ अति माने दलित जातियां हैं, पिछड़ों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उन्होंने जो है उनसे संपर्क नहीं साधा। जिनके हाथ में सत्ता आई वो वंचितों की एक तरीके से वर्चस्ववादी जातियां थी। जैसे उत्तर प्रदेश में जो सत्ता आती है तो उसमें जाट और यादव जो यहाँ का जो प्रभावशाली तबका है वंचितों में, इनके हाथ में सत्ता आती है। उसी तरीके से बिहार में जो है पासवान और यादव वगैरह जो है सत्ता पर जो डोमिनेट करते हैं। लेकिन अपने इस डोमिनेंस के क्रम में जो भूल जाते हैं कि जो अति दलित जातियां हैं या अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको उन्होंने लेने की जो है कोशिश नहीं की और यही जो है भाजपा को मौका मिल गया
और उसने अपने विपुल संसाधनों से, अपने प्रचार माध्यमों से जो है उनसे संपर्क साधा, और संपर्क ही नहीं साधा सर जो है इन जो अति पिछड़ी, जो दलित जातियां हैं, इनके मध्य उसने जो एक एक्सप्रेशन पैदा किया, और बड़ी चालाकी के साथ जो है, जो बिल्कुल ये लव और क्या कहा जाता है, वार में सारा कुछ फेयर होता है। तो उन्होंने जो बीजेपी ने जो कुछ अपनाया उसको कहीं से गलत नहीं कह सकते, राजनीति में तो ये होता ही है। तो उसने जो है जिन वंचित जातियों को ये लोग जो है इग्नोर किए थे, उत्तर प्रदेश में जो है मायावती और लालू प्रसाद यादव, अरे मुलायम सिंह यादव, और बिहार में रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव इत्यादि, उन उपेक्षित जातियों से जो है बीजेपी ने संपर्क साधा। और उसके पास जो है आप जानते हैं कि जो संसाधनों की कमी नहीं है। मेरा तो मानना है कि बीजेपी आज की तारीख में दुनिया की सबसे पावरफुल पार्टी है। इसकी शक्ति के स्रोतों का कोई अंत ही नहीं है। ये वो पार्टी है जिसका जो पैतृक पितृ संगठन है आरएसएस है। आरएसएस के साथ जो है बेहिसाब संगठन जुड़े हुए हैं। मजदूर संघ है, उनके साथ विद्यार्थियों का संघ है, साधु संतों का संघ है, विशाल उसका संगठन है। इससे भाजपा के साथ जो है इस देश की मीडिया जो है पूरी तरीके से जुड़ी हुई है, जुड़ा हुआ है पूंजीपति वर्ग। और सबसे बड़ी बात है कि जो है वो क्या नाम है, जो सवर्ण मतदाता उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं आज देख रहा था, किसी ने आपसे डिस्कशन के दौरान कहा, एक नया कुछ रिकॉर्ड आया है, बतलाया जा रहा है कि सवर्ण मतदाताओं ने 80 या 90 87% बीजेपी को दिया, बाकी किसी और को। तो आपने बड़े दावे के साथ कहा कि गलत है, 95% जो है उन लोगों ने दिया। और मेरा तो मानना है सर कि आप 95% में कह रहे हैं, मेरा मानना है कि सवर्ण मतदाता जो है 100% जो है भाजपा को वोट दिया होगा, क्योंकि भाजपा ने उनके लिए किया है। मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि जो मोदी सरकार है, ये क्लास सब वर्ग संघर्ष का एक तरफा खेल खेलते हुए सारी चीजें सवर्णों के हाथ में देने की कोशिश की है। और इतना दे चुकी है सर कि आने वाले दिनों में, मैं 2019 में लिखा था कि आने वाले दिनों में ये जो सुविधाभोगी वर्ग है, मंदिर बना करके जो है नरेंद्र मोदी की पूजा करेगा। तो इतना जिसके पास ये साधन है, जिसके पास मीडिया है, जिसके पास साधु संत है, जिसके पास पूंजीपति है, जिसके पास जो है सवर्णों जैसा जो है जागरूक एक मतदाता वर्ग है। एक सवर्ण मतदाता जो है, मुझे लगता है कि 1-1.5 लोगों को तो बहुत ही आसानी से प्रभावित करने की वो क्षमता रखता है। तो अपनी संसाधनों का इस्तेमाल जो सर जो है, जो ये जो जो बहुजनों की जो शासक पार्टियां थी, इन्होंने जिन जातियों की उपेक्षा की थी, उनके साथ उसने जो है संपर्क साधा, और साध करके जो है अपना वो गुटी तैयार कर लिया। लेकिन कांसी साहब होते तो ऐसा नहीं हो पाता। कांसीराम साहब ने बार-बार कहा कि मैंने जो है 6000 जातियों में भाईचारा स्थापित करने की कोशिश। वो तो भाईचारा कमेटी स्थापित करते थे, तो भाईचारा कमेटी का उनका मतलब क्या था कि वंचित जातियों की छोटी-बड़ी मीटिंगें करके इनमें परस्पर हम जो है भाईचारा स्थापित करें। लेकिन यहाँ तो उनके जाने के बाद से चमत्कार घटित हो जाता है। भाईचारा होता है दलित और ब्राह्मणों में भाईचारा स्थापित करने की। जब ऐसा आप करेंगे तो उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। तो बहरहाल सर कांसीराम साहब कहे थे कि मैंने 6000 जो डिप्राइव्ड जातियां उसमें जो है बड़ी मुश्किल से 10% को जोड़ पाया है। नई सदी में कहा था, आज से जो है 19-20 साल पहले कहा था। तो वो इस बात की अहमियत को समझते हुए जो है उनके वो जो उत्तराधिकारी हैं, उनके बाद के जो नेता हैं, उनको चाहिए था कि जो 10% जो कांसीराम जुड़े थे तो उसमें 10% और इजाफा करते, और 10% और इजाफा करते तो आज भाजपा को मौका नहीं मिलता। इन वंचित जातियों को जो है अपने पक्ष में करने का मौका नहीं मिलता। तो ये चीज़ है सर। तो कांसीराम के नहीं रहने से जो है ये जो ये है जो डिप्राइव्ड सेक्शन जो है, जो अति दलित, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको अपने पाले में करने में जो है भाजपा का सफल हो गई है। और ये जो है हर चुनाव में निर्णायक एक स्थिति बनते जा रही है। इसके कारण ही जो है ये हारते जा रहे हैं, सत्ता इनके लिए दूर की कौड़ी बनते जा रही है। चलिए शुक्रिया सर, और आपने बहुत ही गंभीर बातें कही हैं। और दोस्तों, एच.एल. दुसाद साहब हैं, लगातार लिखते हैं, बेबाक बोलते हैं। पूरा वीडियो सुनते रहिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। चलते चलते पुनः काशीराम जी की जयंती की पूर्व संध्या पर अम्बेडकरनामा की यह खास पेशकश आप लोग को बधाई। कल मिलता हूं कुछ और मुद्दों के साथ। शुक्रिया। जय हिंद।